सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट किंग। मैं हूं यश और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में वी लुकअप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। मैं आपको आज वी लुकअप स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस लेक्चर को देखने के बाद आपका वी लुकअप का कॉन्सेप्ट एक्सट्रीम लेवल पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और मैं आपको आज बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक वी लुकअप सिखाने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वी लुकअप क्या होता है, फॉर्मूला का प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स और कॉमन मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशंस। इस वीडियो के एंड में आप वी लुकअप को कॉन्फिडेंसली अपने जॉब और ऑफिस वर्क में यूज कर पाओगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्सेल फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए और वी लुकअप वन नाम का शीट है, वी लुकअप वन नाम के शीट पे आ जाइए और इस शीट पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली वी लुकअप होता क्या है। पहले तो लुकअप मतलब डेटा को देखना और वी मतलब वर्टिकल, मतलब जब आपका डेटा सेट वर्टिकल फॉर्म में हो, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में डेटा सेट हो उस पर वी लुकअप लगता है। और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला ये भी होता है एच लुकअप वगैरह, वो हॉरिजॉन्टल डेटा भी लगता है। वो तब लगता है कि जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि 93% केसेस पे 93 टू 95% चांस ये रहता है कि हर समय आपका डेटा वर्टिकल ही होगा। वर्टिकल डेटा मतलब कि जैसे ये ऐसे ये वर्टिकल डेटा है, ये हेडिंग्स है इसके, ठीक है, ये सारे इसके हेडिंग्स है और उसके बाद इसके कॉलम्स है, ये वर्टिकल डेटा हो गया। हॉरिजॉन्टल डेटा कब होता कि जब ये हेडिंग हो गया, ये भी हेडिंग हो गया, ये भी हेडिंग और ये भी हेडिंग, और उसके बाद इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस रो में, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस रो में, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस रो में। तो ये हॉरिजॉन्टल डेटा होता है। लेकिन हमारे पास वर्टिकल डेटा है, कैसे पता चला? हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं, कॉलम्स के हेडिंग्स हैं, वो सारे एक ही रोज में हैं और उस कॉलम्स के नीचे उनका इन्फॉर्मेशन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। तो ये वर्टिकल डेटा हो गया। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली वीलुकअप का यूज़ क्या होता है? वीलुकअप का यूज़ ये होता है कि जैसे आपके डेटा सेट में, ठीक है, टेबल डेटा या फिर डेटाबेस में किसी भी एक डेटा के बेसिस पे हम दूसरे डेटा का पता करते हैं। एक डेटा के हिसाब से आप दूसरे डेटा को निकालना जब चाहोगे तब आप वीलुकअप लगा सकते हो। तो कैसे लगाओगे, चलिए देखते हैं। वीलुकअप फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं इस फर्स्ट केस पे आ जाता हूँ। मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दे रखी है, प्रोडक्ट वन, ठीक है, मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया प्रोडक्ट वन को। अब इस प्रोडक्ट आईडी के बेस पे मुझे प्रोडक्ट का नेम सर्च करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वल टू, ठीक है, वी लुकअप, वी एल डबल ओ के, टैब बटन दबा दिया, ब्रैकेट खुल गया। फिर मैं इस फंक्शन पे जाऊँगा, फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फिर मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है। लुकअप वैल्यू, कि आप किस वैल्यू के बेसिस पे आप सर्च कर रहे हो। तो ये प्रोडक्ट वन, इस वैल्यू के बेसिस पे मैं सर्च करूँगा प्रोडक्ट का नेम, ठीक है। अब टेबल एरे, टेबल एरे में बेसिकली क्या करना है आपको कि जो पूरा डेटा सेट है उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जाओ, कंट्रोल ऑल, एक मिनट, आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे गए, ऐसे करके आपने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, B3 से लेके E18 तक। अब जो तीसरा इसमें इनपुट है कॉलम इंडेक्स नंबर, बेसिकली ये क्या कह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि आप जिस डेटा सेट में से जो इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, ठीक है, वो किस कॉलम नंबर में है। ध्यान से समझो, ये कॉलम इंडेक्स नंबर इस शीट की नहीं, इस पर्टिकुलर डेटा में कौन सा कॉलम नंबर, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेटा में जो आप प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हो प्रोडक्ट आईडी के बेस पे, तो वो जो प्रोडक्ट है वो कौन से कॉलम नंबर में है। तो सिंपल सी बात है, नंबर टू। कैसे? प्रोडक्ट आईडी कॉलम नंबर वन, प्रोडक्ट कॉलम नंबर टू, रीजन कॉलम नंबर थ्री और क्वांटिटी सोल्ड कॉलम नंबर फोर। फिर से मैं गिना दूं, मैं शीट की बात नहीं कर रहा, पूरे एक्सेल शीट की, मैं इस पर्टिकुलर डेटा सेट की बात कर रहा हूँ कि इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग जो पहला कॉलम है ये कॉलम वन हो गया प्रोडक्ट आईडी, फिर कॉलम नंबर टू प्रोडक्ट, कॉलम नंबर थ्री रीजन और कॉलम नंबर फोर क्या हो गया, क्वांटिटी सोल्ड। तो कॉलम नंबर को ही हम वी लुकअप में एक्सेल की भाषा में कॉलम इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस कॉलम
नंबर, किस कॉलम इंडेक्स नंबर में आप उस डेटा को खोज रहे हो। तो मैं प्रोडक्ट को खोज रहा हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है, इसे सर्च कर रहा हूँ। तो इसका कॉलम नंबर कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी का 1 है और प्रोडक्ट का 2, तो मैं यहाँ सिंपली मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज लुकअप में 2 ऑप्शन होते हैं, 0 या फिर 1। आपको हमेशा 0 लिखना है एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है, ताकि आप जिस डेटा को सर्च कर रहे हो वो अप्रॉक्सीमेटली सर्च ना हो, एग्जैक्टली वही सर्च हो जो डेटा अवेलेबल है। आप हमेशा 0 लिखोगे फॉर द एग्जैक्ट मैच, ठीक है। आपने यहाँ 0 लिखा, फिर आपने ओके दबा दिया। आप देख सकते हो पेन ड्राइव आ गया, मिल गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट आईडी था, प्रोडक्ट 1 नाम से प्रोडक्ट आईडी, इस बेसिस पे मैंने प्रोडक्ट को सर्च किया, तो पेन ड्राइव यहाँ भी है और यहाँ पे आपका पेन ड्राइव सर्च हो गया। तो आप कुछ इस तरीके से वीलुकअप का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ, नीचे में मल्टीपल केसेस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं प्रोडक्ट भी फाइंड करूंगा, रीजन भी फाइंड करूंगा, क्वांटिटी सोल्ड भी फाइंड करूंगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं प्रोडक्ट में गया, मैं यहाँ पे इक्वल टू, मैं प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ, वीलुकअप लगाया, टैब बटन दबाया, फंक्शन दबा के डायलॉग बॉक्स खोल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खोल लिया, डायलॉग बॉक्स में वीलुकअप वैल्यू, किस वैल्यू के बेसिस पे मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट 5 आईडी के बेसिस पे, ठीक है। फिर टेबल एरे में आया, फिर ये टेबल एरे में मैंने पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कि हाँ भाई मैं प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, तो जैसे मैं प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट का कॉलम नंबर क्या है, 1 2, नंबर 2 मुझे पता है 2। और फिर रेंज लुकअप में हमेशा मैं 0 लिखूंगा ताकि मुझे एग्जैक्टली डेटा मिल जाए, एग्जैक्ट मैच हो। 0 लिख दिया ताकि मैं जो सर्च कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली वही डेटा है, आसपास का ना है, एग्जैक्ट आए, ठीक है। फिर मैंने ओके दबा दिया। आप देख सकते हो जो प्रोडक्ट 5 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 5, प्रोडक्ट आईडी जो प्रोडक्ट 5 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोसेसर i4 होगा। आप चेक कर सकते हो, आप यहाँ देखो प्रोडक्ट 5 है, प्रोडक्ट आईडी, और जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो प्रोडक्ट है प्रोसेसर i4 है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप देखो अब रीजन में सर्च करता हूँ, रीजन के लिए इक्वल टू वीलुकअप, फिर से मैं डायलॉग बॉक्स खोलूंगा, ठीक है। किस बेसिस पे सर्च कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट 5, ठीक है। फिर टेबल एरे में वापस से पूरा टेबल सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, कॉलम इंडेक्स नंबर बेसिकली पूछ रहा है कि आप जिस क्वांटिटी को सर्च कर रहे हो, जैसे मैं रीजन को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, रीजन, उसका कॉलम नंबर क्या है, तो 1 2 3, रीजन का कॉलम नंबर 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। और फिर रेंज लुकअप में मैं लिखूंगा 0, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच के लिए फिर मैं ओके दबा दूंगा। आप देख सकते हो प्रोसेसर i4 का रीजन ईस्ट है, यहाँ आप देखो प्रोडक्ट 5 प्रोसेसर i4 रीजन ईस्ट। अब मैं क्वांटिटी सोल्ड सर्च कर रहा हूँ, वापस से वीलुकअप लगा रहा हूँ, इक्वल टू वीलुकअप, ब्रैकेट खुला, यहाँ पे मैं गया किस वैल्यू के बेसिस पे, तो प्रोडक्ट 5 के बेसिस पे। टेबल एरे में मैं फुल टेबल सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आप जानते हो मैं क्वांटिटी सोल्ड सर्च कर रहा हूँ, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, 1 2 3 4, कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है इसका, 4। और फिर रेंज लुकअप में मैं 0 लिखूंगा फॉर द एग्जैक्ट मैच, ओके दबाओ। आप देख सकते हो कि क्वांटिटी सोल्ड 50 हो गया, ठीक है। अब जैसे जो डेटा आपने सर्च कर लिया, जैसे पहले वाले की बात करते हैं, अगर आप चाहो तो जैसे आप यहाँ चेंज कर सकते हो, तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट 1 था, अब मैं प्रोडक्ट 3 देखना चाहता हूँ, देखो प्रोडक्ट 3 प्रिंटर है, आ गया, ठीक है। अब इस पे अप्लाई करता हूँ, जैसे प्रोडक्ट 5 था, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोडक्ट 13 का सारा इन्फॉर्मेशन देखूँ। ये डायनेमिक होता है बेसिकली वीलुकअप, इसलिए क्योंकि मैंने सेल रेफरेंस दे दे के सॉल्व किया है। तो डायनेमिक होने के कारण मैं जब चेंज कर रहा हूँ तो ये पूरे डेटा पे, मतलब जो इन्फॉर्मेशन निकल के आया उस पूरे पे अप्लाई हो रहा है। तो जैसे मैं पहले यहाँ पे प्रोडक्ट 5 था, अब मैं 13 दबाया और मैं एंटर करूँगा, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन
प्रोडक्ट 13 का आ जाएगा। फिर मैं एंटर दबाऊँ, देखो प्रोडक्ट 13 का पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। मैं चाहूँ तो प्रोडक्ट 15 का देखना चाहूँ, मैं 13 हटा के चलो मैं 10 का देखता हूँ। फिर मैंने एंटर दबाया, देखो पूरा चेंज हो गया। 10 का आप देख सकते हो, माउस 3.0 वेट 77 वही है। तो कुछ इस तरीके से आप VLOOKUP अप्लाई करके अपने डेटा सेट को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पे आप पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने VLOOKUP अच्छे से सीखा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और VLOOKUP में हम और कुछ सीखते हैं। आगे हम सीखेंगे इफ एरर का यूज कैसे किया जाता है बेसिकली, कि जैसे कि आप VLOOKUP फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, आपने VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और बाय चांस कि वो डेटा अवेलेबल ना हो, बाय चांस वो डेटा अवेलेबल ना हो, तो यहाँ पे एक NA नाम का एरर शो कर देता है। ठीक है, तो आप चाहो तो उस NA को रिमूव करके उसकी जगह पे कुछ आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो डबल कोट में, कि जैसे डेटा नॉट अवेलेबल, सॉरी, देयर इज नो डेटा, ऐसे करके मतलब N/A एरर को रिमूव करके आप वहाँ पे खुद का टेक्स्ट लिख सकते हो अगर एरर शो हो रहा हो। जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे ये प्रोडक्ट 6 है, प्रोडक्ट 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है, आपने इस पे VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई किया, VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, तो प्रोडक्ट आ गया। जो भी आप सर्च करोगे प्रोडक्ट, रीजन, क्वांटिटी सोल्ड, वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इस प्रोडक्ट रेंज से आगे गए, जैसे 1 2 3 4 से लेके 15 तक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट 20, प्रोडक्ट 20 नाम का कोई भी आईडी है ही नहीं इसमें और ना ही उसका कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जो MS एक्सेल का जो VLOOKUP होता है वो डायरेक्टली आपको N/A एरर शो कर देगा। फिर आपको क्या करना है, क्योंकि N/A एरर है तो उस एरर को आपको किसी टेक्स्ट से रिप्लेस करना है, तो आपको यूज करना होगा VLOOKUP के साथ इफ एरर का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं नॉर्मली VLOOKUP का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, इक्वल टू VLOOKUP। ठीक है, VLOOKUP आपने लगा दिया, आपने VLOOKUP लगा दिया, फिर आप लुकअप वैल्यू देखो, फिर आप गए फंक्शन में। आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो कोमा लगा लगा के, या फिर आप FX के डायलॉग बॉक्स में जाके भी सॉल्व कर सकते हो। डायलॉग बॉक्स में गया मैं, ठीक है, मैंने VLOOKUP की वैल्यू ये वाली दी कि हाँ भाई प्रोडक्ट आईडी में प्रोडक्ट 6 है, मैंने इसका सेल रेफरेंस दिया। टेबल एरे में मैं पूरा टेबल दे दूंगा। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि मैं प्रोडक्ट को सर्च कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 दूसरे नंबर का है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। रेंज लुकअप मैंने 0 लिख दिया है फॉर द एग्जैक्ट मैच। फिर मैं ओके दबा दूँ, ये स्पीकर आ गया, प्रोडक्ट 6 का स्पीकर है। ठीक है, जैसे ये आ गया, ये तो आ ही गया, ये स्पीकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट 6 है, स्पीकर है, आप यहाँ से चेंज करो, प्रोडक्ट 12 कर दो, ये HDD 256 GB ये आ गया। तो जो प्रोडक्ट अवेलेबल है आप वो सर्च करोगे, यहाँ पे आ जाएगा उसका प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने रेंज से बाहर लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट 25 जो है ही नहीं, ये तो 15 तक ही है, तो ये एक एरर शो कर देगा N/A। आप एक एरर देख सकते हो। तो इस एरर को आप चाहो कि मैं भाई N/A दिखने में ठीक नहीं लग रहा, मैं खुद के लैंग्वेज में इस एरर को रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाई चांस अगर एरर आए, ठीक है, तो मेरे को ये शो करे नो डेटा, ठीक है, या फिर नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ टेक्स्ट। तो कैसे आप करोगे रिप्लेस N/A को? सबसे पहले यहाँ पे डबल क्लिक करो, फॉर्मूला यहाँ पे खुल जाएगा, फिर आपने VLOOKUP जहाँ पे लिखा है, ठीक है, सबसे इधर आ जाओ, VLOOKUP के भी शुरुआत में आप लिखो इफ IF ERR। देखो इफ एरर आप लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे नीचे में शो कर रहा है इफ एरर, फिर आपने टैब दबा दिया, टैब दबाओगे इफ एरर खुद ब खुद लिखा जाएगा और ब्रैकेट भी खुल जाएगा। आपने इफ एरर VLOOKUP से पहले लिख दिया, फिर आप सबसे लास्ट में चले आओ, मतलब ये ब्रैकेट एंड होने के बाद यहाँ पे कोमा डालो। अब डबल कोट में लिख दो आपको जो लिखना है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ लिखूंगा नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, डबल कोट से क्लोज कर दिया और एक ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और फिर मैं एंटर दबा दूंगा। देखो नॉट अवेलेबल आ गया, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट 25
है ही नहीं। मैंने इफ एरर का फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे कि अगर बाई चांस कोई डेटा हो ना और मैं वो सर्च कर रहा हूँ तो वहाँ पे n/a के जगह पे नॉट अवेलेबल शो हो जाए। ठीक है, तो देखो आप नॉट अवेलेबल शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो एक और हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट 4, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल पेस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट 4 लिख दिया। अब मैं इसके लिए एक बार सर्च करता हूँ, वी लुकअप लगाता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये। अब मैं एफ के बिना जाऊंगा, आप चाहो तो एफ के डायलॉग बॉक्स से भी जा सकते हो, आप डायरेक्टली भी जाओ। इस बार मैं डायरेक्टली जाके दिखाऊंगा। बस मुझे फर्क ये हुआ कि मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा। एफ के थ्रू जाता था, डायलॉग बॉक्स के थ्रू, तो मेरे को कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं इस बार डायरेक्टली जाऊंगा, एफ पे नहीं जाऊंगा। ब्रैकेट खुल गया, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, यहाँ शो हो रहा है, मैं ये डाल दूंगा, इसे दबा दिया। फिर मैंने कॉमा लगाया। अब टेबल एरे पूछ रहा है, पूरा टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर कोमा लगा दिया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट ही हम सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट का कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है 2, फिर कोमा लगा दिया। अब देखो 0 फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, 1 ट्रू होता है, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, यहाँ पे फॉर द एग्जैक्ट मैच फॉल्स। ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दबाया। आप देख सकते हो प्रोडक्ट 4 में प्रोसेसर i3 है। ठीक है, चलो फिर मुझे अब ई फेरर अप्लाई करनी है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा सर्च करता हूँ जो है ही नहीं। मैंने सर्च किया प्रोडक्ट 36, n/a शो कर रहा है। एक बार और मैं इसमें चेंजेस करूँगा, n/a पे गया, मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे फॉर्मूला खुल गया। वापस से मैं ई फेरर लगाऊंगा, तो वी लुकअप से पहले और इक्वल के बाद यहाँ बीच में कर्सर ले आओ, लिखो ई फेरर, ई फेरर। यहाँ पे नीचे ब्लू ब्लू कलर में शो हो रहा है, मैं टैब बटन दबा दूंगा। ठीक है, ब्रैकेट भी खुल गया। अब मैं सबसे कॉर्नर पे आऊँगा, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद एक कोमा लगाऊंगा, फिर मैं डबल कोट खोलूंगा, उसमें मैं लिखूंगा नो डेटा, डबल कोट से क्लोज कर दिया उस टेक्स्ट को, ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा दिया। तो आप देख सकते हो कि जैसे इस प्रोडक्ट में मैं चेंज करूंगा, मैं इस पर लिखता हूँ प्रोडक्ट नंबर 3, तो प्रोडक्ट 3 तो है हमारे पास, प्रिंटर आ गया। लेकिन मैं जैसे ही चेंज करके इसमें कुछ ऐसा लिखता हूँ जो है ही नहीं, जैसे मैंने 28 लिख दिया, ठीक है, तो ये शो कर देगा नो डेटा। तो आप कुछ इस तरीके से इफ एरर का यूज करके जो एरर शो होता है यहाँ पे वी लुकअप के फॉर्मूले में, कि बाई चांस आपने किसी डेटा को सर्च किया और वो डेटा उसमें अवेलेबल नहीं है, तो n/a शो करेगा। तो आप इफ एरर का यूज करके उस एरर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, आप जो चाहो वो शो करवा सकते हो। तो ठीक है, आपने यहाँ पे इफ एरर का यूज करना सीख लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखते हैं कि VLOOKUP एंड रेफरेंस फंक्शन का यूज साथ में कैसे करते हैं। जैसे कि ये आपको MS एक्सेल की फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाइए डाउनलोड कीजिए, और जो शीट है, शीट का नाम है VLOOKUP एंड रेफरेंस फंक्शन, जो VLOOKUP 1 और VLOOKUP 2 के बगल में है, उस शीट पे आ जाइए। ठीक है, बेसिकली VLOOKUP और रेफरेंस फंक्शन का साथ साथ में यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक टेबल दे रखा है, ठीक है, एक रेफरेंस टेबल है, टेबल नॉर्मल सा दे रखा है, उसमें किसी एम्प्लॉयज़ की, किसी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की रेटिंग, न्यूमेरिकल स्कोर, और उसके बेसिस पे पीओ नंबर क्या है उसका वो दे रखा है। ठीक है, कि अगर रेटिंग एक्सेलेंट है तो न्यूमेरिकल स्कोर 99 और पीओ नंबर 1, रेटिंग अगर वेरी गुड है तो न्यूमेरिकल 92 और पीओ नंबर 2। ऐसे करके हर एक कैटेगरी वाइज दे रखी है कि अगर रेटिंग ये होगी तो उसकी न्यूमेरिकल स्कोर ये होगी और उसका पीओ नंबर ये होगा। ठीक है, और आपको एक डेटा दिया गया है, यहाँ पे हर एक एम्प्लॉयज का नाम है, ठीक है, और उनकी रेटिंग दे रखी है, उनकी नेम और उनकी रेटिंग। तो रेटिंग के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल स्कोर और पीओ नंबर यहाँ पे कैसे पता लगाओगे VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करके, तो चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आज हम देखेंगे, क्योंकि VLOOKUP किसी एक पर्टिकुलर लुकअप वैल्यू के बेसिस पे सर्च करता है, तो आज हम जैसे लुकअप वैल्यू हमारे लिए क्या हो गया, तो हम रेटिंग के बेसिस पे ही सर्च करेंगे ना, क्योंकि रेफरेंस टेबल में आप देख सकते हो
कि रेटिंग के बेसिस पे न्यूमेरिकल स्कोर और पीओ नंबर दिया हुआ है और हमारे पास सिर्फ रेटिंग अवेलेबल है, न्यूमेरिकल और पीओ नंबर हमें सर्च करना होगा। तो हम रेटिंग में जो वैल्यूज है फेयर, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, पुअर, इन्हें हम वीलुकअप वैल्यूज की तरह यूज करेंगे न्यूमेरिकल स्कोर और पीओ नंबर फाइंड करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत से लोगों को ये मतलब भ्रम हो जाता है कि हम सिर्फ वीलुकअप न्यूमेरिकल वैल्यूज पे लगा सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट आईडी हो गया या फिर कोई यूनिक नंबर हो गया, मतलब केवल न्यूमेरिकल डेटा पे लगा सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वीलुकअप टेक्स्ट डेटा पे भी लगा सकते हो, न्यूमेरिकल डेटा पे भी लगा सकते हो, मिक्सचर ऑफ डेटा न्यूमेरिकल प्लस टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो। बशर्ते फर्क इतना होना चाहिए कि वो जो डेटा हो उस पर्टिकुलर कॉलम में वो रिपीट ना हो रहा हो। जैसे हमारा आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, प्रोडक्ट आईडी हो गया, ये सब रिपीट नहीं होते कभी, ठीक है। तो वैसे ही आप पहले देख लो, मैं इस रेटिंग के बेसिस पे वीलुकअप लगाने वाला हूँ, ठीक है। आप इस रेफरेंस टेबल में देखो, रेफरेंस टेबल में कि क्या रेटिंग रिपीट हो रही है क्या। देखो एक्सेलेंट एक बार है, वेरी गुड एक बार है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, फेयर, पुअर, फेल, ये सब एक एक बार है और इनकी जो क्राइटेरिया फिक्स है कि फेल का न्यूमेरिकल स्कोर इतना है और पीओ नंबर इतना है, सेटिस्फैक्ट्री का न्यूमेरिकल स्कोर इतना है और पीओ नंबर इतना है। मतलब ये एक एक बार ही है और इनकी जो क्राइटेरिया है वो फिक्स है। इसका मतलब हम यहाँ पे वीलुकअप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेटिंग पे वीलुकअप वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल स्कोर पे आता हूँ। मुझे न्यूमेरिकल स्कोर सर्च करनी है। मैं इक्वल टू लिखूंगा वीलुकअप, टैब दबा दिया, लुकअप वैल्यू क्या है मेरा, फेयर, ठीक है। रेटिंग के बेसिस पे इस रो के लिए, पर्टिकुलर इस रो के लिए मेरे लिए फेयर है कि फेयर के बेसिस पे मैं सर्च करूंगा, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं डायलॉग बॉक्स में चला जाता हूँ, F6 दबा दिया, ठीक है। वी लुकअप वैल्यू क्या है, फेयर है मेरे लिए। फिर टेबल एरे, जिस टेबल का रेफरेंस दूंगा मैं ये, ठीक है। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मैं सर्च क्या कर रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल स्कोर। तो आप देख सकते हो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो आपको टेबल दे रखा है उसका जो कॉलम, पहला कॉलम का नाम होता है कॉलम नंबर 1, दूसरे कॉलम को हम कहते हैं कॉलम नंबर 2, तीसरे कॉलम को कहते हैं कॉलम नंबर 3, ठीक है। उसे हम कॉलम इंडेक्स नंबर भी कहो, कॉलम नंबर भी कहो, बात बराबर है, ठीक है। कॉलम इंडेक्स भी वही बात है, कॉलम नंबर भी वही बात है। तो यहाँ बात है कि न्यूमेरिकल स्कोर मैं सर्च कर रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल स्कोर का कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, तो कॉलम 1, कॉलम 2, तो न्यूमेरिकल स्कोर का कॉलम नंबर 2 है। तो बहुत बढ़िया, 2 लिख दो। फिर रेंज लुकअप में आपको 0 लिखना है फॉर द एग्जैक्ट मैच। फिर आपने ओके दबा दिया। आप देख सकते हो फेयर का 72 आ गया, फेयर 72 न्यूमेरिकल स्कोर, ठीक है। फिर आप क्या करो, ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप सिचुएशन का यूज करो, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर का, ताकि आप यहाँ कॉर्नर पे आओ, ड्रैग कर दो ताकि सबके लिए ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल स्कोर निकल जाए। तो डबल क्लिक कर दो, आप देख सकते हो न्यूमेरिकल स्कोर कैलकुलेट हो गया। लेकिन ये क्या, आप जब देखोगे कि भाई कुछ चीज़ों के लिए एरर आ रखी है, जैसे सेटिस्फैक्ट्री, वेरी गुड, इन जगहों पे एरर आ गई, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यही सोचोगे ना कि भाई यहाँ पे एरर आ गई है तो मैं एरर से रिप्लेस कर देता हूँ। और जैसे ही आपने ये किया, इंटरव्यू में आप वहीं से छट जाओगे, वहीं से निकाल दिए जाओगे। बिल्कुल गलत बात। मैं बताता हूँ कैसे करना है। ईफ एरर का इस्तेमाल तो हम तब करते हैं ना भाई कि जब डेटा अवेलेबल ना हो, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि ईफ अवेलेबल का हम यूज तब करते हैं जब डेटा अवेलेबल ना हो। लेकिन यहाँ तो डेटा अवेलेबल है, आप ध्यान से देखो, सेटिस्फैक्ट्री, वेरी गुड, एक्सीलेंट, पुअर, ये सब है। सेटिस्फैक्ट्री भी है, वेरी गुड है, पुअर है, एक्सीलेंट है, सब है। तो दिक्कत क्या हो रही है फिर ये एरर क्यों शो कर रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने सबसे पहले पे सर्च किया, डबल क्लिक करके देखो, तो टेबल का रेंज इसने ये ले रखा है रेड कलर में, इसने इतने टेबल को रेफरेंस में ले रखा है, ठीक है। फिर आप जब दूसरे पे आओगे, ध्यान से देखो टेबल थोड़ा नीचे हो गया। जब आप पहले पे थे तो टेबल 3 A3 से C10 तक थी, ठीक है। लेकिन जब आप नीचे वाले पे आए, ठीक है, तो टेबल थोड़ा नीचे हो गया, A4 से C11। फिर आप और नीचे आओ, यहाँ टेबल और नीचे, आप देखो टेबल नीचे खिसक रहा है, A6 से C13, ठीक है। फिर जैसे ही आप 4 पे आओ, यहाँ पे टेबल और नीचे हो गया, A7 से C14।
और अब आप नीचे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिस्फैक्ट्री रेंज आ ही नहीं रही, क्योंकि आप सर्च करो सेटिस्फैक्ट्री और टेबल क्योंकि नीचे खिसक चुका है, तो सेटिस्फैक्ट्री इसके अंतर्गत वैल्यू नहीं आ रही, इस वजह से ये एरर थ्रो कर रहा है। जब आप सबसे नीचे आ जाओगे, अरे भाई टेबल तो पूरा गायब ही हो गया। तो ये दिक्कत क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर का यूज किया। लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है, चलिए मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको टेबल लॉकिंग सिस्टम का यूज करना होगा। मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि टेबल जो खिसक रहा है ना, बार बार हर एक स्टेप में नीचे आते जा रहा है, ये खिसकना बंद हो जाए और टेबल जो आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया वो लॉक हो जाए कि हर रोज के लिए वही टेबल हो। तो आप कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। सबसे टॉप पे चले जाओ, न्यूमेरिकल स्कोर पे डबल क्लिक करो, फॉर्मूला खुल जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, आप इसका डायलॉग बॉक्स खोल लो, F6 दबा दो। आपने जो ये टेबल एरे सेलेक्ट कर रखा है ना ये, ठीक है, इसे पूरा ऐसे सेलेक्ट करो। फिर आपको टेबल लॉक करना है। तो मैं बताता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में या फिर पीसी का यूज कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम या फिर पीसी का यूज कर रहे हो, पीसी ऑफिस में या फिर कहीं पे कंपनीज में बैठे हो पीसी का यूज कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली F4 दबा दो। F4 दबाने से टेबल लॉक हो जाएगा। लेकिन आपके पास जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप यूजर हो आप, डेल का, लेनोवो का लैपटॉप है, तो आप उसमें दबाओ FN+F4, मतलब फंक्शन प्लस F4। लेकिन याद रखो दोस्तों, F4 जो बटन है, ठीक है, वो अलग अलग बटन नहीं है कि F अलग है या 4 अलग है। एक ही बटन F4, एक ही बटन है। जैसे आप अपने लैपटॉप में देखोगे कि जो कीबोर्ड है अपने लैपटॉप का, उसमें सबसे पहले लाइन पे जाओ, आप देखो बटन होंगे वहां पे F1, F2, F3, F4, ये सारे बटन्स होंगे, ठीक है। तो आपको क्या दबाना है? F4। अगर आप लैपटॉप यूजर हो तो फंक्शन प्लस F4 दबाओ, या फिर अगर आप पीसी पे यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने कंपनी के सिस्टम का यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप F4 दबा सकते हो। क्योंकि मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो मैं सीधा इसे टेबल एरो को सेलेक्ट करूंगा और फंक्शन F4 दबा दूंगा। तो आप देख सकते हो डॉलर डॉलर साइन आ गई, मतलब ये पूरा मेरा टेबल लॉक हो गया। मैं इसे ओके दबा दूंगा, मेरा टेबल लॉक हो गया। अब मैं इसे पर्टिकुलर, मैंने इसे चेंज किया है, मैं इसे कॉर्नर पे आके डबल क्लिक कर दूंगा, ड्रैग हो जाएगा। डबल क्लिक किया, ड्रैग हो गया, और आप देख सकते हो कि इस समय में भी टेबल यहाँ पे रेफरेंस लिए हुए है, और सबसे लास्ट में भी टेबल यहीं पे है। मतलब टेबल मैंने लॉक कर रखा। फॉर्मूले में देखो यहाँ पे $8, $3, $C, $10। तो टेबल कुछ इस तरीके से लॉक कर रखा है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं टेबल लॉक कैसे किया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं पीओ नंबर सर्च करता हूँ, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप मुझे रेटिंग के बेसिस पे सर्च करना है, लुकअप वैल्यू। चलो इस बार मैं नॉर्मली सॉल्व करूंगा, मैं डायलॉग बॉक्स नहीं खोलूंगा। मैंने कोमा दिया, टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, कोमा दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब पीओ नंबर का कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा? 1, 2, 3। पीओ नंबर का कॉलम कॉलम नंबर 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया, फिर मैंने कोमा लगा दिया, फिर मैं 0 लिखूंगा फॉर द एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबाऊंगा। पीओ नंबर 5 आ गया, फेयर के लिए पीओ नंबर 5 है। अब इसके कॉर्नर में जाके मैं डबल क्लिक कर दूंगा, ये ड्रैग हो गया, ठीक है, ड्रैग हो गया। अब देख सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि टेबल खिसक गया है, टेबल मैंने लॉक नहीं किया, टेबल नीचे आ गई, इस वजह से कुछ एरर शो हो रहे हैं। तो उस एरर को रिजॉल्व कैसे करना है? वापस से सबसे टॉप पे जाओ, डबल क्लिक करो, ठीक है, और डायलॉग बॉक्स खोल लो। डायलॉग बॉक्स खोल लो, जो टेबल एरे है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो। या तो आप F4 दबाओ, आप दोनों से ट्राई कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है तो दोनों से ट्राई करो। आप इसे सेलेक्ट करो, डायलॉग बॉक्स खोल के इसे पहले सेलेक्ट करो और F4 दबा दो। 1 मिनट, फंक्शन दबाओ और F4 दबाओ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कि मैंने क्या किया कि फंक्शन दबा के F4 दबाया, टेबल लॉक हो गया। अगर आप फंक्शन दबा के F4 दबाते हो, टेबल लॉक नहीं हो रहा, तो सिर्फ F4 दबाओ, उससे भी टेबल लॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ओके दबाया, 5 हो गया। फिर मैं कॉर्नर पे जा पे डबल क्लिक कर दूंगा, ये ड्रैग हो गया, और ये पूरी तरह से ड्रैग हो गया,
और आप देख सकते हो कि शुरुआत में भी टेबल यहीं पे है, एंड में भी टेबल यहीं पे है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप इसे लॉक करके टेबल को और अपने काम को आसान कर सकते हो, और VLOOKUP विथ रेफरेंस फंक्शन को कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा VLOOKUP और रेफरेंस फंक्शन का यूज साथ साथ कैसे किया जाता है, टेबल को कैसे लॉक करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे कि VLOOKUPs को कॉलम्स फॉर्मूला के साथ इंटीग्रेट करके कैसे यूज किया जाता है। मतलब VLOOKUPs और कॉलम्स फॉर्मूला आपस में मिक्स करके मैं कैसे उसे यूजफुल बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं शीट का नाम है VLOOKUP 3 नाम के शीट पे हूँ। आप जाइए प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कीजिए और VLOOKUP 3 नाम के शीट पे आ जाइए। ठीक है, बेसिकली VLOOKUP और कॉलम्स फॉर्मूला का साथ में यूज क्यों होता है, क्योंकि जैसा कि अब तक हमने यूज किया VLOOKUP का, कि हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगाते थे और ड्रैग करते थे, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर का यूज करते थे, कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक करके तो वर्टिकली ड्रैग होता था। लेकिन बाय चांस अब आपको कहा जाए कि अब हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना चाहो तो क्या ये पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं इस पे पहले लगाता हूँ इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू मेरा प्रोडक्ट 6 है, कोमा टेबल एरे, मैंने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया, कोमा इंडेक्स नंबर, क्योंकि मैं प्रोडक्ट को देख रहा हूँ तो नंबर 2 होगा। ठीक है, कोमा लगा दिया। अब 0 लगा दूंगा फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे स्पीकर आ गया। प्रोडक्ट 6 में भी आप देख सकते हो ये स्पीकर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर दूंगा तो क्या ये वैल्यूज फिल हो जाएगा करेक्टली? हाँ, हो जाएगा। और ये कैसे हुआ आप फीचर देखना चाहोगे? आप देख सकते हो ये रीजन, आप देखो प्रोडक्ट 6 में रीजन वेस्ट है और क्वांटिटी सोल्ड ये 340। आप देख सकते हो कि ये गलत शो हो रहा है, रॉन्ग वैल्यूज दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इसमें कॉलम्स फॉर्मूला का यूज नहीं किया और ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। या तो ये आपको एरर भी दे सकता था या गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। तो इससे बचने के लिए आप जब भी याद रखो, वर्टिकल ड्रैग नहीं कर रहे हो, वर्टिकल ड्रैग में तो आप नॉर्मली यूज करते हो जो VLOOKUP, आप वैसे यूज करो, बस टेबल को लॉक कर दो वर्टिकल ड्रैग में। लेकिन जब भी आप हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर रहे हो तो आपको VLOOKUP के साथ कॉलम्स फॉर्मूला लगाना बहुत जरूरी है। चलो मैं इसे पहले हटा देता हूँ, इसे हटा दिया, इसे भी हटा दिया। ठीक है, अब कॉलम्स फॉर्मूला कैसे लगाते हैं तो पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जैसे ऊपर वाले प्रोडक्ट 1 में मैंने कॉलम्स फॉर्मूला लगा रखा है। कॉलम्स फॉर्मूला में बेसिकली जैसे मैंने सेल रेफरेंस लिया कि इस प्रोडक्ट के बेसिस पे मुझे VLOOKUP देखना है, लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट 1 है, मैंने उसे लॉक कर दिया। फिर जो मैंने टेबल लिया उस पूरे टेबल को भी लॉक कर दिया। फिर क्योंकि अब जो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर देता हूँ ना, जो नॉर्मली दिया करता था 1 2 3 4 गिनती करके, अब मुझे वो कॉलम इंडेक्स नंबर कॉलम्स फॉर्मूले के थ्रू देना होगा, और उसमें भी शुरुआत का जो ये है इसे मुझे लॉक करना होगा। तो कैसे, चलिए मैं देखता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक कॉलम्स फॉर्मूला है। ठीक है, तो कॉलम्स फॉर्मूला में आपको जिस कॉलम पे हो वो कॉलम और उससे एक पहले वहां से लेके, जैसे आप प्रोडक्ट नाम के कॉलम को चूज कर रहे हो इस कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लोगे, उससे एक पीछे से। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये काफ़ी टफ फॉर्मूला है और ये जल्दी किसी को समझ में बिल्कुल नहीं आता, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। चलो मैं इसे हटा देता हूँ। मैं इधर गया, इक्वल टू वी लुकअप लगाया। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। लुकअप वैल्यू 6 दबाया मैंने, फंक्शन F4 दबा के या फिर F4 दबा के इसे लॉक कर दिया। ठीक है, कोमा दबाया। अब टेबल एरे लिया मैंने। ठीक है, टेबल एरे लिया, फिर इसे तुरंत लॉक कर दिया, लगे हाँ तो लॉक करते जाओ। ठीक है, फिर अब कॉलम इंडेक्स नंबर में मुझे कॉलम्स फॉर्मूला लगाना है, COLUMNS, कॉलम नहीं कॉलम्स। ठीक है, फिर मैंने टैब बटन दबा दिया। ठीक है, अब कॉलम्स फॉर्मूला में
ध्यान से देखो, आप इस प्रोडक्ट कॉलम की बात कर रहे हो, ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी उससे पहले, तो जिस कॉलम पे हो और उससे एक पहले कॉलम तक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद क्योंकि मुझे प्रोडक्ट 6 को फिक्स करना है, ये वाला कॉलम जो है प्रोडक्ट आईडी के लिए, इसे फिक्स करना है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी ये इधर वाला ये आगे शिफ्ट होते जाए, लेकिन ये जो पहला वाला कॉलम है इसे चेंज नहीं होने देना। इसलिए मैं जो G2 है इसे सेलेक्ट करूंगा और इसे लॉक कर दूंगा, ठीक है, हो गया। अब आप कोमा दबाओ, अब अब आप 0 दबा दो फॉर द एग्जैक्ट मैच, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आपने एंटर दबा दिया, तो देखो ये हो गया स्पीकर प्रोडक्ट का नाम। अब आप हॉरिजॉन्टल ड्रैग करके देखो इसे, हॉरिजॉन्टल ड्रैग आपने किया, देखना करेक्ट वैल्यू आएगा। आप देख सकते हो कि बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आया, प्रोडक्ट 6, ठीक है। आप प्रोडक्ट 6 से देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट 6 में स्पीकर है, वेस्ट रीजन वेस्ट है और क्वांटिटी सोल्ड 340। तो आप देख सकते हो कि आप कुछ इस तरीके से वी लुकअप्स का कॉलम्स फॉर्मूला के साथ मिक्स करके कैसे यूज कर सकते हो। चलो मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ, आपको तब ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि जब भी आप 15 लाख या उससे ऊपर के सैलरी पैकेज के लिए जॉब अप्लाई करते हो, तो इंटरव्यू क्वेश्चन में ऐसे टफ क्वेश्चन, ये बहुत ही टफ फॉर्मूला है, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाली। आप बिल्कुल ध्यान से देखो और मैं क्या कह रहा हूँ आप उन बातों को गौर से सुनो, तब आपको समझ में आएगी। जैसे वापस से प्रोडक्ट पे गया, इक्वल टू वी लुकअप। मैं आपको पहले एक चीज़ क्लैरिटी कर दूं कि जो कॉलम्स फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, ठीक है, स्टार्ट में इधर से कर रहा हूँ और मैं इतने ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इस कॉलम पे अप्लाई कर रहा हूँ। अभी शुरुआत में जिस कॉलम पे मैं वी लुकअप कर रहा हूँ ना, उस कॉलम को तो आपको लेना ही है, और उससे पहले जो रेफरेंस का कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, जिसके बेसिस पे आप वी लुकअप लगा रहे हो, उसे भी लेना है। अगर बाई चांस मैं इस पे लगा रहा होता, ठीक है, यहाँ पे लगा रहा होता वी लुकअप, तो मुझे कॉलम्स फॉर्मूले में इतना लेना होता, ठीक है। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो मुझे कॉलम्स फॉर्मूले में इतने को लेना होता है। अगर मैं यहाँ पे लगाता तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहा होता। लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो ये कॉलम है जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, इसे मैं लॉक कर दूंगा, ताकि ये आगे की तरफ ना खिसके, ये लेफ्ट टू राइट ना खिसके, ये सेम रहे, और इसके बाद में जो बचा हुआ है ये आगे खिसकता जाए, ताकि ये वैल्यू और ये वैल्यू फिल हो जाए। ध्यान से सुनो, इसे मैं लॉक कर दूंगा ताकि प्रोडक्ट आईडी फिक्स हो जाए, और इसे लॉक नहीं करूंगा बगल वाले को, ताकि एक के बाद एक आगे शिफ्ट हो जाता है, एक के बाद एक आगे शिफ्ट होता चला जाए, और प्रोडक्ट भी फिल हो जाए, रीजन भी फिल हो जाए, और क्वांटिटी सोल्ड भी फिल हो जाए। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखना, एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इक्वल टू वी लुकअप दबा दिया, इसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही मैं तुरंत इसे लॉक कर दूंगा, कोमा। अब मैं टेबल सेलेक्ट करूंगा, टेबल सेलेक्ट किया, तुरंत इसे लॉक कर दो, टेबल को भी लॉक करना है, कोमा। कॉलम इंडेक्स नंबर रेंडमली फिल नहीं करना, आपको कॉलम्स फॉर्मूला लगाना COLUMNS, नीचे दबा के आपने टैब बटन दबा दिया, ब्रैकेट खुल गया। अब क्योंकि आप इस कॉलम में VLOOKUP अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसे लेना होगा, ठीक है, इस सेल्स को लेना होगा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने, क्योंकि अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस कॉलम को आपको लॉक करना होगा, ये जो जी का कॉलम है G2, ताकि प्रोडक्ट आईडी जो भी आपने दिया हुआ है वो फिक्स रहे। तो मैं G2 को जाके ऐसे सेलेक्ट करूंगा और लॉक कर दूंगा, इसे लॉक कर दिया मैंने। फिर ब्रैकेट के बाहर आओ, कोमा दबाओ, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबाओ, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर दबा दो। आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट 9 कीबोर्ड है, प्रोडक्ट 9 कीबोर्ड है। अब देखो कीबोर्ड ये ईस्ट और 55, आप इसे हॉरिजॉन्टली ड्रैग करो, देखो जो प्रोडक्ट 9 है, कीबोर्ड है ईस्ट है, 55 है, कीबोर्ड ईस्ट और 55। तो कुछ इस तरीके से आप वी लुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, कॉलम्स फॉर्मूला से इंटीग्रेट करके फॉर हॉरिजॉन्टल ड्रैग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि हॉरिजॉन्टल ड्रैग में आपको कॉलम नंबर रैंडमली लिखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। आपको कॉलम्स फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वीलुकअप के साथ मिक्स करके, तब जाके आप हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर सकते हो। जब जब आपको हॉरिजॉन्टल ड्रैग करने की सिचुएशन आए, तब आप वीलुकअप और कॉलम्स फॉर्मूला को इंटीग्रेट करके आप इस तरीके से कुछ यूज कर सकते हो, ताकि आप अपने काम को बहुत आसानी से कर सको। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, और आप जाइए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आज हम सीखेंगे डायनेमिक वीलुकअप कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, डायनेमिक वीलुकअप कैसे अप्लाई किया जाता है, जिसमें हम ऑटो अपडेट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाएंगे। मतलब जो हमारा वीलुकअप फॉर्मूला होगा वो हमारे लिस्ट के चेंज होने के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, डायनेमिक होगा। ठीक है। उसके लिए पहले हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होगा, और उस लिस्ट से बनाने से भी पहले हमारे पास जो डेटा सेट अवेलेबल है, ठीक है, वो डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास टेबल है, जो डेटा है, वो टेबलर फॉर्म में होना चाहिए, रॉ डेटा नहीं होना चाहिए, वो एक टेबल के फॉर्म में। तो टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप डेटा सेट को दबाओ, कंट्रोल ऑल करो, ठीक है, या फिर हेडिंग के साथ सेलेक्ट करो कंट्रोल ऑल, फिर होम में जाओ, इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे टेबल ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो। बट क्योंकि मेरा डेटा पहले से टेबलर फॉर्म है, इसलिए मेरा टेबल ब्लर दिखा रहा है। अगर आपका डेटा टेबलर फॉर्म में नहीं है, आप क्लिक करो, फिर एक ड्रॉप डाउन आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर फिर आप वहाँ पे ओके दबा देना। आपका डेटा टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटा को टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपका जैसे डेटा टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक तो ये था कि इंसर्ट में जाके, और एक ये है कि आपने पूरा डेटा सेट सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी दबाया, कंट्रोल टी, फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उस पर आप ओके दबा दो, आपका डेटा टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए। तो इसका फ़ायदा क्या है कि टेबल डायनेमिक होने के बाद, टेबलर फॉर्म में आपका डेटा कन्वर्ट होने के बाद, बाई चांस फ्यूचर में जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आप देखोगे, प्रोडक्ट 17 तक ही है, ठीक है, पूरा आप देखोगे 1 से लेके 17 तक, कि फ्यूचर में जैसे कोई भी एक्स्ट्रा रोज ऐड होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफिस में, कंपनीज में ऐड होती है, तो आपको बार बार लिस्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ऐड किया, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूलेज भी अपडेट हो जाएंगे, और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ लिखा प्रोडक्ट प्रोडक्ट 18, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया माउस, ठीक है, माउस लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे लिखा नॉर्थ, यहाँ पे आपने लिख दिया 500, ठीक है, आपने लिख दिया। देखो, अभी आपने देखा कि प्रोडक्ट 18 मैंने अभी ऐड किया है। अब वापस इस लिस्ट में जाओ, देखो प्रोडक्ट 18 आपको दिखेगा, देखो प्रोडक्ट 18 दिख गया। मैं क्लिक करूंगा, क्वांटिटी सोल्ड शो हो जाएगी 500, जो मैंने अभी अभी ऐड किया। तो कुछ इस तरीके के फायदे हमें इनसे मिलते हैं। तो आज हम बेसिकली डायनेमिक वीलुकअप में सीखेंगे, जिससे हम ऑटो अपडेट करेंगे अपने फॉर्मूलेस के अंदर। ठीक है, चलिए। तो मैं बताऊं आपको कि इस तरह का डायनेमिक वीलुकअप के लिए वर्टिकल जो लिस्ट बनता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले तो उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, लिस्ट में सारे प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए। तो सबसे पहले इन सारे प्रोडक्ट्स का नेम मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ये क्या करता हूँ, इन सारे प्रोडक्ट्स को 1 से लेके 18 तक कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे कॉपी करके और पेस्ट कर दिए। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स मैंने पेस्ट कर दिए, 17, 18, जितने भी प्रोडक्ट 1 से लेके 18 तक। ठीक है, अब मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे है, अगला ड्रॉप डाउन लिस्ट मैं यहीं पे बना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस ब्लैंक सेल पे सेलेक्ट किया, फिर मैं डेटा में गया, फिर डेटा टूल्स नाम के रिबन्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक क्रॉस लगा हुआ, ये डेटा वैलिडेशन है, आप इस पे दबाओ। ठीक है, इस पे दबाओ, फिर इस पे एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। आपको अलाउ वैल्यूज में एनी वैल्यू नहीं सेलेक्ट करना, आपको लिस्ट लेना है। यहाँ पे अलाउ में जो
ड्रॉप डाउन है, उसमें लिस्ट सेलेक्ट करना है, लिस्ट, ठीक है। उसके बाद जो सोर्स डेटा है, सोर्स में आपको क्या करना है, इन सभी को जो आपने ये सेलेक्ट किया है ये आप ले लो, ठीक है। फिर आप ओके दबा दो। आपने प्रोडक्ट 1 to 18 सेलेक्ट कर लिया सोर्स में सेल रेफरेंस के थ्रू, फिर आपने ओके दबा दिया। आप देखो आपका ये लिस्ट बन गया प्रोडक्ट 1 से 18, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है, मैंने अभी अभी बनाया है, ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाकर। इस तरीके से आप भी बना सकते हो, ठीक है, ये बन गया। अब मैं वी लुकअप फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, वी लुकअप फॉर्मूला लगाया, लुकअप वैल्यू मैंने इसे दिया, कोमा दबाया, टेबल एरे में पूरा टेबल सेलेक्ट कर लूँगा, कोमा दबाया। अब क्वांटिटी सोल्ड का कॉलम नंबर कितना है, तो 1 2 3 4। इस पूरे डेटा सेट के अकॉर्डिंग कॉलम नंबर 1 प्रोडक्ट आईडी का है, कॉलम नंबर 2 प्रोडक्ट का है, कॉलम नंबर 3 रीजन का है, कॉलम नंबर 4 क्वांटिटी सोल्ड का है। तो मैं 4 लिखूंगा यहाँ पे, फिर कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबा दूंगा। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट 6 के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी सोल्ड 340 है, आप यहाँ देख सकते हो प्रोडक्ट 6 क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। चलो मैं इसमें चेंजेस करके दिखाता हूँ। अब मैं चाहूँ प्रोडक्ट 10 ले लूँ, देखो डायनेमिक है, ऐड हो गया, 77 हो गया। मैं और चेंजेस करूँगा, प्रोडक्ट 15, देखो 450 हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप अपने डायनेमिक वी लुकअप को यूज कर सकते हो, ठीक है। और फ्यूचर में इस तरह का डेटा सेट आपको मिलता है और कुछ इसमें ऐड होता है, इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा रोज ऐड होते हैं, तो आपका जो डायनेमिक वी लुकअप है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में जो आपने वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई किया है वो भी खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से डायनेमिक वी लुकअप का इस्तेमाल करके अपने डेटा से अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है डायनेमिक वी लुकअप आप अच्छे से सीख लो। अगर आपने इसे सीख लिया ना तो फिर तो क्या ही कहना, आपके फिर तो सैलरी हाइक होनी होनी हर हाल में, आपको प्रमोशन हर हाल में मिल जाएगा अगर आपने ये सीख लिया है। इसलिए आप इसे जल्दी से जल्दी सीखिए। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से वी लुकअप सीखते हैं। आज हम सीखेंगे वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। जैसा कि आप जानते हो कि अब तक हम सीख रहे थे वी लुकअप विथ एग्जैक्ट मैच। याद है हम लास्ट में 0 0 इस्तेमाल करते थे सबसे लास्ट में, वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त हम सबसे लास्ट में 0 इस्तेमाल करते थे ताकि वो एग्जैक्टली वो वैल्यू मैच होके फाइंड हो जाए। लेकिन आज हम यूज़ करेंगे 1 का। 1 होता है अप्रॉक्स मैच के लिए, मतलब कि जैसे किसी रेंज की बात की जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे किसी बंदे का टैक्स 1 लाख से लेके 5 लाख तक का है, सॉरी टैक्स नहीं, सैलरी 1 लाख से 5 लाख तक की सैलरी है, तो उसके लिए एक अलग तरीके का टैक्स लगेगा। किसी की सैलरी 5 लाख से 15 लाख के बीच की सैलरी है तो उसके लिए एक अलग तरीके का टैक्स होगा। फिर किसी की सैलरी 25 लाख से 50 लाख के बीच में है, उसके लिए एक अलग टैक्स होगा, ठीक है। या फिर आप किसी शॉपिंग पे जाते हो, जैसे मॉल में गए शॉपिंग पे, वहाँ सेल लग रखी है, डिस्काउंट लग रखा है कि आपने अगर 2000 से ज़्यादा की खरीदारी की तो आपको इतने परसेंट का डिस्काउंट, आपने 15,000 से ज़्यादा की शॉपिंग की तो आपको 40% डिस्काउंट, ऐसे ऐसे करके एक पर्टिकुलर रेंज में कि 0 से लेके 1000 के बीच में अगर है तो ये अमाउंट, ये रेंज, ऐसे करके जैसे आप डिस्काउंट भी लेते हो, ठीक है, कि बाई बाई वन गेट वन फ्री ऐसा होता है कि जैसे कि आपने 15,000 से ज़्यादा का खरीदारी कर ली मॉल से, ठीक है, तो आपको 5,000 का कैशबैक मिल गया। तो एक पर्टिकुलर रेंज में काम कर रहा है, आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर रेंज में कि इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में अगर होगा तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ एग्जैक्ट मैच नहीं है, ये एट ए रेंज देखा जा रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में अगर ऐसा हो तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे किया जाता है। तो बेसिकली आप वीलुकअप विथ अप्रॉक्स मैथ का यूज करके, इसे यूज करके आप क्रिटिकल डेटा को, जो डेटा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, उनके एनालाइज भी कर सकते हो और फॉर्मूले के हेल्प से आप वैल्यूएबल रिपोर्ट भी बना सकते हो। चलिए कैसे करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लुकअप्स विथ वन नाम के शीट पे आप आ जाइए। एक्सेल फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए डाउनलोड कीजिए। और लुकअप्स विथ वन, इस शीट का नाम मैंने लुकअप्स विथ वन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अब तक हम जीरो का यूज कर रहे थे, और क्योंकि आज हम अप्रॉक्स मैच भी पढ़ेंगे इसमें, तो अप्रॉक्स मैच में हम वन का यूज करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये डेटा सेट हमारे पास, इसमें एम्प्लॉय नेम है,
ठीक है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट है, हायर डेट है, ठीक है, ईयर्स होंगे, स्टेटस हो गए, हायर डेट लिख रखा है, ईयर्स, उनकी उम्र कितनी है, स्टेटस फुल टाइम, हाफ टाइम, आवरली, फिर उनकी सैलरी, फिर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। और हमारे पास एक टेबल एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड है, टैक्स टेबल। इसमें ये रेंज दिया हुआ है कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी जी 0 से 5,000 के बीच में, उसका 1 रुपया भी टैक्स नहीं। जिसकी सैलरी 5,000 से 15,000 के बीच में, उसकी सैलरी से 1% का टैक्स कटेगा। जिसकी सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच में, 3% का टैक्स कटेगा। जिसकी सैलरी 25 से 35,000 के बीच में, 5% का टैक्स। जिसकी सैलरी 35,000 से 45,000 के बीच में है, तो 6% का टैक्स कटेगा। तो एक पर्टिकुलर रेंज में काम कर रहा है। और जिसकी सैलरी आप देख सकते हो 95,000 या उससे अबव है, तो 13% का टैक्स कटेगा। तो ये पर्टिकुलर रेंज में काम कर रहा है, ठीक है। मैं आपको पहले यहाँ पे जीरो यानी कि एग्जैक्ट मैच का यूज करके दिखाऊंगा, और वो क्या गलती हो जाएगा उससे वो भी मैं दिखाऊंगा। फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे अप्रॉक्स मैच का यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, टैक्स कैलकुलेट करना है। ये सैलरी है और उसके बेसिस पे ये टैक्स रेंज है। तो यहाँ पे हमारा सैलरी कॉलम ये है। मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगाया इक्वल टू वी लुकअप, टैब बटन दबा दिया। लुकअप वैल्यू क्या है, ये सैलरी, ठीक है, कोमा दिया। अब टेबल एरे क्या है, मुझे इस टेबल के रेफरेंस में कैलकुलेट करना है ना। इस टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते याद रखना, क्योंकि मैं ड्रैग करने वाला हूँ। ड्रैग करने वाला हूँ इसलिए मुझे पहले ही टेबल को लॉक कर देना। फंक्शन F4 दबा के मैंने टेबल को लॉक कर दिया। मैंने कोमा दबाया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, इस टेबल के, इस छोटे टेबल के रेफरेंस में आप देखो, पहला कॉलम तो सैलरी का है, लेकिन मुझे दूसरा कॉलम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो कॉलम नंबर 2 हो गया इस टेबल के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, कोमा। अब जैसा कि हर बार हम जीरो का यूज करते थे एग्जैक्ट मैच, तो मैं पहले आपको जीरो का यूज करके दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि क्या गलती हो जाएगा जीरो का यूज करने से, यहाँ पे कितना बड़ा मिस्टेक हो सकता है। मैंने जीरो का यूज किया, जीरो दबाया, ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंटर दबा दिया। आप देख सकते हो नॉट अवेलेबल। फिर मैं कॉर्नर पे गया, एन बाई ए बेसिकली नॉट अवेलेबल है। मैं कॉर्नर पे गया, डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया। आप देख सकते हो कि एक भी वैल्यू मिली ही नहीं। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब बेसिकली एग्जैक्ट मैच, ठीक है। एग्जैक्ट मैच आप समझ रहे हो किसे कह रहे हैं, कि मैंने जो फाइंड किया, मैंने किस वैल्यू को फाइंड किया, इस वैल्यू को 41,000, इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है ही नहीं कहीं। क्या 41,639 इस टेबल में कहीं भी है क्या? क्योंकि मैंने इसी टेबल से तो फाइंड किया है। हमारा लुकअप वैल्यू ये है, मैंने अपना लुकअप वैल्यू ये लिया 41,000, ठीक है। और मैंने इस टेबल से फाइंड किया, टेबल को लॉक करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल यही है। मैंने वी लुकअप ये ले लिया, लुकअप वैल्यू मेरा ये है, और मैं इस टेबल के रेफरेंस से फाइंड कर रहा हूँ। तो क्या ये वैल्यू इस टेबल में प्रेजेंट है? तो आप कहोगे ये तो नहीं है, तो इसीलिए तो एन बाई ए आ रही है, कहीं भी आ ही नहीं रही, क्योंकि मैंने जीरो का इस्तेमाल किया है। जीरो मतलब एग्जैक्ट मैच, अगर ये इसमें प्रेजेंट होता तो आ जाता। चलो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि बाय चांस मैं एक काम करता हूँ किसी एक जगह पे, ठीक है, किसी एक कॉलम में मैं एक वैल्यू मैच करवा देता हूँ, जैसे 25,000। मैंने एंटर दबाया, आप देख सकते हो 25,000 में ये 5% है, ये आ गया, क्योंकि मैंने अभी एग्जैक्ट मैच दबा रखा है। तो जब मैच करेगा तभी कुछ ना कुछ परसेंट वैल्यू यहाँ से थ्रो करेगा। लेकिन ये जितने भी वैल्यूज है, ये मैच तो हो ही नहीं रहे, इसलिए नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रेंज में काम कर रहे हैं कि टैक्स अगर 0 से 5,000 के बीच में है तो 0%, 5,000 से 15,000 के बीच में सैलरी है तो टैक्स 1%, 15,000 से 25,000 के बीच में सैलरी है तो टैक्स 3%। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर रेंज में काम कर रहे हैं, तो इस रेंज के लिए हमें क्या करना होगा, इस रेंज के लिए हमें करना होगा कि हम वहाँ पे जीरो की जगह पे 1 इस्तेमाल करें। और आप भी कहोगे चलो ठीक है वो जो भी है, लेकिन परसेंट में आना चाहिए, ये 0.05 क्या आ रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये परसेंट ही है, वैसे ही देखा जाए परसेंट ही है, लेकिन इस परसेंटेज साइन के फॉर्म में नहीं है। तो आप कैसे करोगे, आप इसे सेलेक्ट कर लो, आप होम पे जाओ, ठीक है, आप होम पे जाओ, यहाँ पे एक परसेंट का आइकन दिख रहा होगा, इस पे
टैप कर दो, दबा दो इस पे, देखो परसेंट के फॉर्म में आ गया। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। वास्तव में वो परसेंट ही था, लेकिन वो परसेंट के साइन के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। चलो, तो हम किस बात पे थे कि हाँ, हमने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच किया है, वो हमें नहीं करना, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रेंज के बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में आया, यहाँ जा सब कुछ सेम है भाई, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे मैंने जीरो लिखा ना लास्ट में, उसे मैं काट दूंगा और मैं वन लिखूंगा, वन। फिर मैंने एंटर दबाया, देखो आ गया। फिर मैं इसे कॉर्नर पे गया, डबल क्लिक कर दिया। अब देखो सारे के सारे वैल्यूज मैच कर गए। हमारे पास जो डेटा सेट है, सभी के लिए टैक्स कैलकुलेट हो गया, ठीक है। सभी के लिए टैक्स कैलकुलेट हो गया। तो चलो, अब आप कह रहे होगे कि भाई ये तो परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है, पर वास्तव में परसेंटेज के फॉर्म में ही है, बस ये परसेंट के साइन के साथ नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, पूरे कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करो, आप जी पे जाके दबाओ, यहाँ पे टैप कर लो, यहाँ पे क्लिक करो जी पे। फिर आप होम में गए, होम में यहाँ पे परसेंटेज का आइकन है, इस पर क्लिक कर दो। देखो सारे के सारे परसेंटेज फॉर्मेट में आ गए। तो कुछ इस तरीके से आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। टैक्स कैलकुलेट कर लिया ना, आप चेक कर सकते हो। इसकी सैलरी 41,639 है, तो ये किस रेंज में आ रही है। तो आप देखो 35 से 45 के बीच में, 35 से 45 के बीच में मतलब 6% का टैक्स। तो देखो 6% का टैक्स। एक और वैल्यू चेक करते हैं। चलो आप देखो 25,901, ये किस रेंज में आ रही है। तो 25,000 से बड़ी है, तो 25,000 से लेके 35,000 के बीच में, तो मतलब इस रेंज में आ रही है, मतलब 5% का टैक्स। तो आप देख सकते हो 5% का टैक्स। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सीखा कि अप्रॉक्स मैथ का यूज करके हम कैसे टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्काउंट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, इंसेंटिव्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने समझा कि यहाँ पे हमने अप्रॉक्स मैथ का यूज किया ताकि हम किसी रेंज पे कैलकुलेशन कर सकें। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए, अपने कंपनी या ऑफिस के डेटा सेट पे से अप्लाई कीजिए और अपने लाइफ में ग्रोथ को पाइए, अपने लाइफ में सैलरी हाइक को गेन कीजिए और खुश रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप खुश रहिए। मैंने जो आपको पढ़ाया आप बहुत अच्छे से सीखिए और अपने लाइफ में ग्रोथ कीजिए, और हो सके तो मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। एक्सट्रीम क्वालिटी कॉर्पोरेट लेवल का कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ऐसा कंटेंट आपको फ्री में कहीं मिल ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए प्लीज़ आप हो सके तो मेरा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो MS एक्सेल को सीख के कॉर्पोरेट किंग बनना चाहते हो।